हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में वेलकम है, स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हेनरी का नियम। पिछली वाली क्लास में हेनरी का नियम या गैसों पर दाब का प्रभाव, इसमें अपन ने पढ़ा था जैसे जैसे दाब बढ़ाया जाता है वैसे वैसे विलेयता भी बढ़ती जाती है। ठीक है, और आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो है द्रव्य विलयन का वाष्प दाब। तो देखिए, अपन ने स्टार्टिंग वाली जो क्लास है उसमें पढ़ा था कि द्रव्य विलयन का मतलब क्या होता है, और हमने बताया था उस समय कि जैसे कोई विलयन है, जैसे मैंने कहा कि ये विलयन है, और कौन सा विलयन कहा, मैंने कह दिया द्रव्य विलयन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो विलायक के तौर पे यूज किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है, यूज द्रव पदार्थ। ठीक है, तो द्रव्य विलयन का मतलब क्या होगा, इसमें विलायक क्या होगा, द्रव होगा। ठीक है, और उसके लिए अपन किसकी बात कर रहे हैं, वाष्प दाब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन देखते हैं वाष्प दाब, यानी इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। देखिए क्या होता है वाष्प दाब, देखो, और इसे समझने के लिए देखो चित्र से बताया जाएगा आपको। देखो ये है, ये अपने पास एक पात्र है, ठीक है, जिसमें कोई द्रव्य विलयन भरा हुआ है। तो जैसे मान लो इसको गर्म किया जाता है या तापमान बढ़ाया जाता है तो होगा क्या कि जिस भी घटक की, चूंकि अपन जानते हैं विलयन है तो उसमें दो घटक होते हैं मुख्य रूप से, विलेय और विलायक। तो हो सकता है दोनों ही घटक यहां वाष्पशील हो, वाष्प बनती हो, किसी भी घटक की वजह से बनती हो। तो यहां जो वाष्प निकलती है वही वाष्प क्या करती है, इस द्रव की सतह पर एक दाब आरोपित करती है या दाब डालती है, उसे ही कहा जाता है वाष्प दाब। लेकिन ये जो कार्य होता है वह निश्चित तापमान पर होता है। ठीक है, तो यही जो ये वाष्प है इस सतह पर क्या डालेगी, दाब डालेगी, इसे ही क्या कहा जाएगा, वाष्प दाब। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो वाष्प दाब बनेगा वो केवल वाष्पशील घटकों के कारण ही बनेगा। ठीक है, इसमें अपन परिभाषा इसकी दे सकते हैं। देखो, कह सकते हैं कि यहां लिख दूं मैं, एक निश्चित ताप पर किसी द्रव की सतह पर वाष्पशील यहां लिख देता हूं मैं इसको, द्रव की सतह पर वाष्पशील घटक के कारण लगने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। तो ये चीज है, ये जो लग रहा है यहां वाष्प की वजह से दाब, वही क्या है, वाष्प दाब है। ठीक है, एक निश्चित ताप पर। एक बात तो ये हो गई अपनी, और इसी वाष्प दाब से संबंधित अपन देखते हैं एक नियम चलता है जिसे बोलते हैं राउल्ट का नियम। तो वो राउल्ट का नियम भी देख लो, राउल्ट का नियम यानी राउल्ट्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है राउल्ट का नियम, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, कंपटीशन हो चाहे थ्योरेटिकल एग्जाम्स हो। और इसका मतलब क्या हुआ, देखिए राउल्ट का नियम किससे संबंधित है, वाष्प दाब से संबंधित है। तो यहां पर जो राउल्ट का नियम अपने को बताएगा वो निश्चित रूप से एक बात बताएगा, क्या अपन कह सकते हैं कि एक
निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर किसी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब या वाष्पशील घटक के कारण जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब उस घटक के मोल अंश के, मोल अंश का मतलब क्या है, मोल प्रभाज, पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था अपन ने, मोल अंश के समानुपाती होता है, ये चीज है। इसका मतलब अपन लैंग्वेज में ये लिखा, तो सूत्र के रूप में देखो क्या लिख पाएंगे। जैसे वाष्पशील घटक वाष्प दाब है, तो वाष्प दाब को मैंने कहा P, और समानुपाती प्रोपोर्शनल किसके है, मोल अंश, मोल अंश को किसके रूप में, x लिख दिया, और यहां चलो कह भी दिया कि ये जो है किसकी वजह से है, वाष्पशील घटक के कारण है मोल अंश। ठीक, और इसी चीज को आगे लिख सकते हैं, P बराबर P नोट x वाष्पशील। ठीक है, तो ये राउल्ट के नियम को बताने के लिए एक जनरल फॉर्मूला आ गया। यहां पर एक देखो, ये तो क्या था, वाष्प दाब, विलयन के लिए क्या है, वाष्प दाब, और ये x वाष्पशील से मतलब क्या है, ये है मोल अंश। ठीक है, ये क्या चीज है, मोल अंश। ओके, और ये अपन ने लिखा एक चीज नई, P नॉट, ये यहां जीरो की तरह लिख रहा है, इसको नॉट बोल रहा हूं मैं। तो यहां पे P नोड का मतलब क्या है वो समझ लीजिए कि शुद्ध अवस्था में वाष्पशील घटक, शुद्ध अवस्था में वाष्पशील घटक का वाष्प दाब है। ठीक है, शुद्ध अवस्था में वाष्पशील घटक का क्या है, वाष्प दाब। तो ये है राउल्ट का नियम। ठीक है, बिल्कुल चीजों को सामान्य रूप से समझा जा सकता है। हमने द्रव्य विलयन के लिए वाष्प दाब अपन पढ़ रहे हैं कि वाष्प दाब क्या चीज, इससे पहले अपन ने द्रव्य विलयन को समझा, क्या मतलब था इसका, पहले भी पढ़ाया जा चुका है कि इस कंडीशन में विलायक आपका क्या रहेगा, द्रव रहेगा। ओके, फिर वाष्प दाब क्या चीज होती है, यानी वेपर प्रेशर क्या है, और वेपर प्रेशर का मतलब यहां समझाया आपको चित्र से भी कि जहां कहीं भी जैसे कोई विलयन है, द्रव्य विलयन है, और उसमें वाष्पशील घटक के कारण वाष्प बनेगी, और वाष्प क्या करेगी, इस द्रव की सतह पर एक दाब आरोपित करती है, उसे अपन क्या कहते हैं, वाष्प दाब। एक निश्चित ताप पर किसी द्रव की सतह पर वाष्पशील घटक के कारण लगने वाले दाब को क्या कहा जाता है, वाष्प दाब कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज आपकी राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ, वाष्प दाब से ही संबंधित है। जब भी राउल्ट नियम की बात होती है तो दिमाग में वाष्प दाब आ जाना चाहिए। एक निश्चित ताप पर किसी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो P समानुपाती x वाष्पशील, ये देना आपको, और इसी के बाद में P बराबर P नोड x वाष्पशील, ये कुल विलयन का वाष्प दाब आएगा इससे, और P नोड जो है शुद्ध अवस्था में वाष्पशील घटक का वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था से मतलब क्या है, जब घटक को अकेला रखा जाता है, जैसे अपन कहते हैं विलयन बनाने के लिए विलेय और विलायक चाहिए, तो जब विलेय और विलायक जैसे मान लो दोनों ही क्या हो, वाष्पशील हो, तो दोनों के लिए अलग अलग वाष्प दाब देखा जाएगा। जैसे अकेला विलेय हो तो वो शुद्ध अवस्था में है, अकेला विलायक हो तो वो क्या है, शुद्ध अवस्था में। उस कंडीशन में जो वाष्प दाब बनता है अलग रखने पर, उसी को क्या कहा जाएगा, P नोट। जैसे मान लो यहां मैंने कहा दोनों हैं विलयन में, विलेय और विलायक हैं, और दोनों ही क्या है, वाष्पशील है, तो दोनों के कारण क्या बनेगा, वाष्प दाब बनेगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले दोनों अलग अलग थे, इसका मतलब क्या, वो अलग अलग थे तो क्या थे, शुद्ध अवस्था में थे, तो शुद्ध अवस्था में जो उनका वाष्प दाब आएगा उसे अपन P नोट कहेंगे। ठीक है, जैसे A घटक के लिए आएगा तो फिर मैं यहां कह दूंगा PA नोट,
और फिर बी घटक के लिए आएगा तो उसको कह दूंगा क्या, पी बी नॉट। ये चीज है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, मिटा देता हूं मैं। ये आपका राउल्ट का नियम हो गया। इसके बाद में देखते हैं राउल्ट के नियम के बाद में देखो अपन बनाते हैं केस। जैसे केस फर्स्ट लिखा मैंने, क्या लिखा, केस फर्स्ट, और वो लिखा जब दोनों घटक वाष्पशील हो, जब दोनों घटक क्या हो, वाष्पशील हो, तो उस कंडीशन में वाष्प दाब क्या आएगा वो देखो एक बार। हाँ, तो देखो जब दोनों घटक वाष्पशील हो, दोनों घटक से मतलब क्या है, विलयन में अपन कम से कम 2 घटक मानते हैं, ठीक है, या मिश्रण में, और वो 2 घटक हैं आपके, मैंने कह दिया ए एंड बी, ए एंड बी, और ए को मैंने पहले ही बता दिया था आपको, विलय के रूप में देखेंगे अपन पहली वाली क्लास में स्टार्टिंग में, और बी को विलायक के तौर पे देखा जाएगा, ठीक है। अब दोनों ही घटक जब वाष्पशील हैं तो जो वाष्प दाब बनेगा वो दोनों के कारण बनेगा, विलय और विलायक की वजह से। तो राउल्ट का नियम क्या था, देखो राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से, राउल्ट का नियम ये कहता था कि भाई P बराबर P नॉट X वाष्पशील, ये कहता था राउल्ट नियम। तो यहां से देखो, अगर दोनों घटक एक घटक के कारण वाष्प दाब, एक घटक के कारण वाष्प दाब मैं कह दूं PA, राउल्ट का नियम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, PA बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट A या PA नॉट XA, ए की बात कर रहे हैं इसीलिए। ये हो गया आपका ए घटक के कारण। फिर बी घटक के कारण भी ऐसे ही, बी घटक के कारण वाष्प दाब PB बराबर P नोड B या PB नोड XB, ये कौन से घटक की वजह से हो गया, बी घटक की वजह से। और अगर अपने को P कुल वाष्प दाब चाहिए, ठीक है, P कुल चाहिए, तो P कुल का मतलब PA प्लस PB हो जाएगा। और यही चीज क्या है, देखो PA कितना है, PA नोड XA प्लस PB नोड XB, ये चीज है P कुल बराबर। तो यहां से हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहां से आपका अगर मैं ये कह दूं कि साहब हम जानते हैं, चूंकि ये पहले पढ़ा जा चुका है, चूंकि x क्या होता है, मोल अंश, XA प्लस XB बराबर 1 के बराबर होता है, ये मोल अंश में बताया जा चुका है सांद्रता के पदों में। तो बताओ XA का मतलब क्या हो जाएगा, ये XB उधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो ये XB, ठीक है, ऐसे
एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी। ये वैल्यू जो है इसमें रख दो, यहां लिखा पी कुल बराबर, यहां से पी ए प्लस पी बी था, यहां लिखा मैंने पी ए नोड एक्स ए का मतलब यहां रख दो, चलो 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नोड एक्स डी। ये इसका कुल वाष्प दाब आ गया विलयन के लिए, दोनों घटकों की वजह से, दोनों कंपोनेंट की वजह से आ गया। फिर इसके लिए अपन ग्राफ निरूपण भी कर सकते हैं, लेकिन किस किस में है वो देखिए। यहां लिखेंगे वाष्प दाब व मोल अंश, वाष्प दाब को मैं P कह देता हूं और मोल अंश या मोल प्रभाज उसको हम कह देते हैं X में ग्राफ। ये देखो कैसे बनेगा, ये देख लेते हैं हम। ठीक, यहां से आओ, मैंने लिखा ये इस अक्ष पर लिख दिया वाष्प दाब P, यहां पर भी वही वाष्प दाब है, और इस अक्ष पर लिख दिया क्या, मोल अंश, मोल प्रभाज, और उसको कह दिया मैंने X। ठीक है, दिख रहा है, इस पे भी वही P है, यानी वाष्प दाब ही है। और जैसे यहां मोल अंश लेने हैं तो मोल अंश किस किस के लेने हैं, XA और XB। अपने पास दो घटक है और दोनों ही क्या है, वाष्पशील, तो वाष्प दाब दोनों के कारण ही आएगा। और यहां भी वही चीज लिखूंगा मैं, XA और XB। देखो ग्राफ यूं बनते हैं इसमें, जैसे एक तो ये कह दिया मैंने, और एक स्थिति आ गई ये वाली, सीधी है लाइनें सीधी है, ये बना दिया। ठीक, और यहां मैंने लिखा पी ए नॉट। इसका मतलब ये जो कंडीशन है, यहां पर ए घटक कौन सी अवस्था है, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में ए घटक के कारण वाष्प दाब है ये वाली स्थिति, जो मैक्सिमम होगा। ठीक है, शुद्ध अवस्था में क्या होता है, अधिकतम होता है। और शुद्ध अवस्था का मतलब वो क्या होगा, अकेला ही होगा ए घटक, तो इसका मतलब मोल अंश किसके होंगे, ओनली ए घटक के। तो यहां मैं XA बराबर क्या कह सकता हूं, 1। और उस कंडीशन में जब ए अकेला है तो इसका मतलब B नहीं है, तो XB का मतलब क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही देखो इस वाली कंडीशन में मैंने लिखा PB नॉट, यानी ये कौन सी जगह है, ये शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में B घटक का वाष्प दाब है। और शुद्ध अवस्था में कब होता है, जब अकेला होता है कौन, जो भी आपका विलायक है जो वाष्पशील है। तो इस कंडीशन में अकेला कौन है, B है, तो XA तो नहीं है, इसका मतलब XA, उसके मोल अंश ही नहीं है घटक के, 0। XB के तो हैं कितने, 1, क्योंकि दोनों घटकों के मोल अंशों का योग कितना होता है, 1 होता है। जब केवल एक ही घटक उपस्थित है तो वही कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी अपने को। ठीक है, और देखो, और अगर अपन चाहें तो इन दोनों को जैसे यहां से यहां मिलाते हैं तो ये बताएगा आपको कुल वाष्प दाब को। किसको बताएगा, कुल वाष्प दाब, ये चीज सिचुएशन। ठीक, ये और लिखने में देखो अपन लिख भी सकते हैं, जैसे यहां ये जो आरेख है वो अपने कौन से घटक के लिए होगा, ए घटक के लिए, यानी ये जो सूत्र बना है, इक्वेशन बनी है इसके लिए, तो मैं लिख सकता हूं पी ए बराबर पी नोड ए एक्स ए, और इस घटक की वजह से पी बी बराबर पी बी नोड एक्स बी लिख सकता हूं। ठीक है, और ये कुल जो है
वो अपने सामने अभी आया था पी कुल बराबर क्या लिखा जा सकता है, ये रहा पी कुल बराबर पी ए प्लस पी बी, और ये कितना हो रहा है, ये वाला हो रहा है। तो सिंपल यहां लिख दो पी ए प्लस पी बी, और इसका जो विस्तृत जो रूप है वो हमने यहां लिख दिया है, इसको शॉर्ट में यहां लिखा है। तो ये इसके लिए जो है आरेख आएगा। किस किस में है ये आरेख, वाष्प दाब और मोल अंश में। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल क्लियर हुई है। तो साथ में आप जो है कॉपी पेन लेके बैठो और नोट्स बनाते जाओ, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, ले लो। ओके, मिटा देता हूं। ये पहला केस हो गया जब दोनों ही घटक क्या थे, वाष्पशील थे। द्रव्य विलयन के लिए वाष्प दाब पढ़ रहे हो आप, और उसमें आपने राउल्ट का नियम पढ़ा है। ठीक है, यानी अपन राउल्ट नियम को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। ये हो गया जी। देखो, अब वो केस पहला था जिसमें दोनों ही घटक क्या थे, वाष्पशील। अब देखो केस सेकंड क्या है। इस कंडीशन में जब एक घटक वाष्पशील हो, इसका मतलब एक घटक दोनों घटकों में से विलयन बनाने के लिए विलय और विलायक चाहिए, तो एक घटक वाष्पशील हो, और तो इसका मतलब दूसरा घटक अपने आप ही क्या हो गया, अवाष्पशील हो गया। तो यहां से अपन जैसे मान लो कि अपने पास दो घटक हैं विलयन के अंदर। ठीक है, जैसे ये कोई विलयन है और इसमें दो घटक हैं, और मैं कह दूं विलय जो है वो अवाष्पशील है, और विलायक जो है, ठीक है, जो विलायक है, और विलायक का मतलब मैं यहां से बी कह देता हूं, और वही क्या है, वाष्पशील घटक है। इसका मतलब वाष्प दाब इसी की वजह से बनेगा। ठीक है, जो भी यहां से वाष्प बनेगी वो केवल विलायक की वजह से बनेगी, क्योंकि विलायक की क्या है, वाष्पशील है। तो दबाव भी कौन डालेगा, विलायक के अणु ही डालेंगे। तो वाष्प दाब किसकी वजह से होगा, विलायक के अणु या वाष्पशील घटक की वजह से होगा। और उसको अपन राउल्ट नियम से कह भी सकते हैं। राउल्ट नियम से देखो, राउल्ट का नियम पहले ही पता अपने को, P बराबर P नॉट एक्स वाष्पशील, ये हो जाएगा इसका P नॉट एक्स वाष्पशील। और चूंकि यहाँ पे B की बात कर रहे हो तो सिंपली अपन लिख सकते हैं एक की वजह से P जो वाष्प दाब आएगा, ठीक है, वो P B नॉट एक्स बी ऐसा लिखा जा सकता है P कुल को विलयन के वाष्प दाब के लिए। क्लियर, एक घटक की वजह से। और ग्राफ भी अपन यहां बना सकते हैं, और वो ग्राफ जो है वो सिंपल एक की वजह से आएगा। तो अपन किस किस में देख रहे हैं, वाष्प दाब, ये एक बात पूरी हो गई अपनी। वाष्प दाब मतलब P व मोल अंश, मोल प्रभाज्य x में ग्राफ या ग्राफीय निरूपण, ये वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में। सिंपली पहले वाली ही चीज है, बट अब एक घटक की वजह से ही अपने को बताना है, B की वजह से है, जैसे मैंने ये कह दिया, ये है आपका P B नॉट मैक्सिमम, और यहाँ निश्चित रूप से x ए 0 और एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि किसकी वजह से है वाष्प दाब, केवल बी घटक की वजह से। और यहाँ पे वही मोल अंश है इस साइड में, और यहाँ कौन है, सॉरी यहाँ वाष्प दाब है, और यहाँ क्या है, मोल अंश x है ना, ये चीज।
आराम से। यहाँ भी वही है, इस अक्ष पे अपन ने वही वाष्प दाब माना है, यानी एक्स अक्ष पर तो कौन है, मौल अंश है, और वाई अक्ष पर कौन है, वाष्प दाब है। क्लियर। फिर देखो, अच्छा हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलो आगे की बात करते हैं अपन। ये इसमें अपन ने ग्राफ भी देख लिया, और आगे राउल्ट नियम के बेसिस पे विलियन के टाइप देखते हैं। देखो, राउल्ट नियम से या राउल्ट के अनुसार कह दो आप, राउल्ट के अनुसार विलियन के प्रकार, और वो प्रकार दो हैं, आपके ध्यान रखें। एक होता है आदर्श विलियन, कौन सा, आदर्श विलियन, और दूसरा है अनादर्श विलियन। जी, आदर्श को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और अनादर्श को बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये है आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा होगा आराम से। अनादर्श का मतलब नॉन लगा दो, ए लगा रखा है, जो आदर्श नहीं है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहां ऊपर लिखा हुआ भी है स्पेलिंग इसकी, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले जो बात अपन करेंगे वो किसकी कर रहे हैं, आदर्श विलियन की। आदर्श विलियन, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन। देखो परिभाषा तो इसकी क्या बन जाएगी, लिख देता हूं मैं, और परिभाषा बन जाएगी इसकी, ऐसे विलियन जो सभी ताप व सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं, आदर्श विलियन कहलाते हैं। सिंपल आगे लिख सकते हैं आप लोग। और इसमें देखो कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों का ध्यान रखें, ये समझने की हैं बिल्कुल। शर्तें, पहली चीज है वही राउल्ट नियम का पालन होना चाहिए एक तो इसमें, ठीक है। और राउल्ट का नियम अपने देखा था, क्या था, P बराबर P कुल, है ना, बराबर PA प्लस PB। यह वही चीज है, मतलब आप ऐसे सिंपली P बराबर आपने लिखा था P नॉड X वाष्पशील, और उसी को अपन आगे चलकर फिर बातें करते थे, जब दोनों घटक वाष्पशील होते थे तो P कुल बराबर PA प्लस PB कहते थे, ये चीज आती थी, ठीक। तो एक तो ये चीज P कुल बराबर PA प्लस PB, और इसी प्रकार से देखो PA का मतलब वही हो जाता था जो अपन जानते हैं, PA बराबर क्या हो जाएगा, PA नॉड XA, और PB का मतलब क्या हो जाएगा, PB बराबर PB नॉड XB, ठीक है। ओके, दूसरी चीज, ठीक है, ये चीज आपकी ये ऊपर लिखी, इसके बाद का मैटर यहां लिख रहा हूं मैं। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट राउल्ट का नियम का पालन होना चाहिए, दूसरा है जो एंथैल्पी परिवर्तन है, एंथैल्पी परिवर्तन,
और एंथैल्पी परिवर्तन है डेल्टा एच, ये 0 होनी चाहिए आदर्श विलयन के लिए। यानी प्रारंभ में एंथैल्पी और जो बाद की एंथैल्पी है वो लगभग क्या होनी चाहिए, बराबर, पूरी बराबर, मतलब डेल्टा एच। यानी यहां मैं लिख सकता हूं डेल्टा एच बराबर एच एफ माइनस एच आई। इसका मतलब क्या होगा, देखो एच से मतलब होता है फाइनल, अंतिम, माइनस से प्रारंभिक। और यहां 0 कब आएगा, जब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होंगी, सेम, तो यहां 0 आएगा। तो डेल्टा एच क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, यानी शुरुआत की एंथैल्पी और बाद की एंथैल्पी जो है वो क्या होनी चाहिए आपकी, बराबर, जिससे डेल्टा एच क्या आएगा, 0। तीसरी चीज है आयतन परिवर्तन। अगर आदर्श विलयन है तो उनमें आयतन परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो आयतन पहले था वही क्या होना चाहिए, बाद में आयतन परिवर्तन डेल्टा वी कह देते हैं, और वो भी क्या होना चाहिए, 0। यानी डेल्टा वी का मतलब वही वी एफ माइनस से वी आई से है। क्लियर, तो ये चीज मैंने आपको क्या ध्यान रखना है, डेल्टा एच 0, डेल्टा वी बराबर 0। क्लियर। और चौथी चीज भी इंपॉर्टेंट अपने आप में, और वो क्या चीज है, जैसे विलयन में क्या है, 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो उनमें जो आकर्षण क्रियाएं हैं, जैसे विलेय और विलायक के अणुओं में भी आकर्षण है, विलेय और विलेय यानी विलेय विलेय के अणुओं में भी क्या है, आकर्षण होता है, और विलायक विलायक अणुओं में भी क्या होता है, आकर्षण होता है। तो उस चीज को समझाने के लिए है यहां कि विलेय विलायक, ठीक है, विलेय विलायक आकर्षण जो है वो बराबर होना चाहिए किसके, विलेय अथवा फिर या लिख देता हूं मैं, या विलायक विलायक। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा है यहां विलेय विलेय, जैसे 2 क्यों लिखा है, 2 बार विलेय विलेय, या फिर क्या है विलायक विलायक, ये 2 लिखा है, इसका मतलब विलायक विलायक। ठीक है ये चीज, ओके। और इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आपने पहले ही बात कर रखी है, विलेय को हमने ए कहा है और विलाय को क्या कहा है, बी। ऐसे ही विलेय को ए कहा और विलाय को क्या कहा है, बी। तो इसका मतलब यहां हम कह सकते हैं ए बी, यानी ए और बी में जो आकर्षण है वो बराबर होना चाहिए किसके, ए ए या बी बी, ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसके लिए जो है कंडीशन है आदर्श विलयन होने के लिए। तो ये आप लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके, मिटा देते हैं। विलयन 2 प्रकार के हैं आपके, आदर्श और अनादर्श। आदर्श को पढ़ा है, और आदर्श में आप ग्राफ भी देख सकते हैं। यहाँ आदर्श में ग्राफ निरूपण भी देख सकते हैं। जैसे पहले एक राउल्ट के नियम में दोनों घटक वाष्पशील बताए थे, उसी में आपको एक ग्राफ बताया था, वही है सेम। यहाँ देखो, वाष्प दाब व मोल अंश में ग्राफ सेम ही चीज है। देखो वही वाला है, x दोनों तरफ बढ़ रहा है, p वाष्प दाब है, इधर भी है p। देखो, और ये यहाँ आपने कहा था PB नॉट, और यहाँ आपने कहा था PA नॉट। ठीक है, यहाँ चीज़ें P जो x है, यहाँ x और x भी दोनों चीज़ें हैं। चूँकि ये ज़्यादा शुद्ध अवस्था में वाष्पशील घटक के कारण वाष्प दाब, तो इस कंडीशन में A का ज़्यादा है तो A ही है ओनली, B नहीं है।
बी घटक, यहाँ एक्स ए बराबर 0 और एक्स बी बराबर क्या है 1, क्योंकि यहाँ बी घटक के मोल अंश अगर सर्वाधिक हैं, वही हैं ओनली, तो शुद्धावस्था में उसका वाष्प दाब मैक्सिमम होगा, ज़्यादा ही होगा। और वही चीज़ें सेम आदर्श विलयन के लिए, इसको यहाँ से मिला दिया। ये पी कुल को बताता था, याद है आपको, पी कुल अभी अपन ने देखा, पी ए प्लस ए पी बी है, और ये किसके लिए था, ए के लिए, यानी ये पी ए बराबर पी ए नोड एक्स ए, और ये किसके लिए, पी बी बराबर पी बी नोड एक्स बी। ये तो ये आप ग्राफ यहाँ वापस बना सकते हैं, पहले बना दिया था मैंने जब राउल्ट नियम पढ़ा रहे थे अपन, उसमें पहला पॉइंट लिया था ना, जब दोनों घटक वाष्पशील हों, तो ये राउल्ट के नियम से है, आदर्श विलयन के लिए बात सही है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर अपन अब बात करेंगे अनादर्श विलयन की। देखिए दूसरा अनादर्श विलयन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो अब सिंपल सी बात है, कह सकते हैं जैसे आदर्श में कहा था कि ऐसे विलयन जो सभी ताप व सांद्रताओं पर, ऐसे विलयन जो सभी ताप व सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, सभी ताप व सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ये लैंग्वेज अपन डाल सकते हैं यहाँ पे, मतलब राउल्ट के नियम का क्या नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। देखो इसमें फिर कंडीशंस क्या होंगी, देखो परिभाषा होगी, शर्तें देखो, पहली चीज राउल्ट नियम का पालन नहीं करते, वही जो लैंग्वेज में अभी था, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते ये, ठीक है। और देखो क्या है चीज़, वो तो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो, पी कुल बराबर पी ए प्लस पी बी है ना, तो यहाँ उसमें तो इक्वल होता था आदर्श में, यहाँ नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं होगा। और भी लिखने के तरीके हो सकते हैं कि जैसे मैंने कहा राउल्ट के नियम से पी बराबर आपने पी नोड कहा था और एक्स से वाष्पशील, ये भी चीज़ सही है, तो यहाँ आप कह सकते हो नॉट इक्वल, बराबर नहीं है, ये चीज़ भी सही है अपने आप में। और अलग अलग इनको ए और बी को भी देख सकते हैं। दूसरी चीज़ वही है जैसे आदर्श में पढ़ा था कि जो एंथैल्पी परिवर्तन है, कौन सी एंथैल्पी परिवर्तन, और उसको क्या कहा था, डेल्टा एच, तो यहाँ नॉट इक्वल टू 0 कह देंगे, क्लियर। तीसरी चीज़ क्या थी, आयतन परिवर्तन, आयतन परिवर्तन क्या हो जाएगा यहाँ, आयतन परिवर्तन डेल्टा वी, आयतन परिवर्तन, हाँ आयतन परिवर्तन क्या हो जाएगा यहाँ, डेल्टा वी बराबर 0 था आदर्श में, तो यहाँ नॉट इक्वल टू 0। और चौथी चीज़ भी अपन ने पढ़ी थी कि जो
ए बी, यानी कि विलेय और विलायक में जो आकर्षण बल है वो वहां तो क्या था, बराबर होता था ए ए या बी बी के, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा, बिल्कुल बराबर नहीं होगा अनादर्श विलयन वाली कंडीशन में, ठीक है। तो ये आपका अनादर्श विलयन के लिए है। लेकिन इसके भी क्या है, आगे टाइप हैं। अनादर्श विलयन भी दो टाइप के होते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं, ले लो। देखो इसमें फिर अनादर्श विलयन दो टाइप के, मैंने यहां लिखा अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक तो है इसमें धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन, या इसको थोड़ा ऊपर लिखो जिससे मैटर सारा ही एक जगह आ जाए। एक लिख दिया धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, और एक दूसरा है ऋणात्मक विचलन दर्शाने, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। ये दो टाइप के हो गए, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल, वही आप कंडीशन में आ जाओ। यहाँ भाई ये क्या है, अनादर्श है। शर्तें देखो, पहली शर्त क्या होगी इसकी, राउल्ट के नियम का पालन तो नहीं करता है। बट यहाँ अपन एक चीज लिख सकते हैं, जो पी कुल है, या आप जो भी है बताना चाहते हो वो ज्यादा रखोगे, किससे, पी ए प्लस पी बी से। ये क्या रखोगे ज्यादा, पी ए प्लस पी बी से। और दूसरा क्या है, डेल्टा एच बताया था, वो ग्रेटर देन 0 से। तीसरी चीज क्या है, डेल्टा वी इज ग्रेटर देन 0। और चौथी चीज क्या थी, आकर्षण। ये इसको उल्टा रखना है आपको, ए बी इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, ए बी इज लेस देन ए ए या फिर बी बी। अंतराण्विक आकर्षण है ये, विलेय विलायक में विलेय विलेय और विलायक विलायक, क्योंकि ए को विलेय माना है और बी को क्या है, विलायक माना है। तो ये एक चीज ध्यान रखना है। यानी यहाँ 3 में क्या है, ग्रेटर देन, और 1 में क्या है, लेस देन, धनात्मक विचलन में। और यहाँ पर देखो वही शर्तें, पहली चीज राउल्ट के नियम का फॉलो नहीं करेगा, पी कुल इज लेस देन पी ए प्लस पी बी, या इन्हीं चीजों को अलग से अगर कहना चाहते हैं तो P इज लेस देन P नॉट एक्स वाष्पशील। राउल्ट के नियम में जो देखा था उसमें बराबर का चिन्ह लगाते थे, यहाँ लेस देन का लगा सकते हैं, वैसे ही इसमें भी करा जा सकता था। दूसरा डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा, 0। और तीसरी चीज है डेल्टा V बराबर 0। 0 कहाँ होगा, पहले था ये, तो यहाँ लेस देन और लेस देन करना है, ठीक। और चौथी जो कंडीशन है यहाँ इसमें लेस देन है तो इधर ग्रेटर देन करना है, ए बी इज ग्रेटर देन ए ए या फिर बी बी, ये कंडीशन लागू होगी यहाँ। और अगर यहाँ से अपन ग्राफ देखना चाहते हैं दोनों में, तो सिंपली आप यहाँ ग्राफ भी बना सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ बना लेते हैं, सिंपल धनात्मक के लिए यहाँ बना रहा हूँ मैं, ठीक है। विचलन दर्शाना है कैसा, धनात्मक विचलन दर्शाना होता है अपने को। यहाँ ये धनात्मक का बना रहा हूँ, यहाँ एक्स एक्स पर कौन है, मोल अंश, और यहाँ कौन रहेगा, पी वाष्प दाब। इस अक्ष पर वही चीज़ है। यहाँ अपन ने जो बनाया था आदर्श के लिए तो ऐसे बनाया था, ठीक है।
ये वाला बनाया था आदर्श के लिए। तो इसका मतलब धनात्मक विचलन दर्शाने के लिए क्या करोगे, चीज़ें वही होंगी। यहाँ P B नोट, अगर दो घटक है वाष्पशील, और यहाँ P A नोट, तो धनात्मक दर्शाने के लिए सिंपल चीज़ें वही होंगी सेम, बस चिन्ह थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हो रहा है। इसमें ये आप इसको ऐसे ज़्यादा धनात्मक है ना, इसीलिए इसके लिए बना दिया ये, फिर इसके लिए भी क्या बनाओगे ऐसे धनात्मक, फिर इसके लिए भी क्या बनाएंगे धनात्मक। ठीक है, जो आदर्श में जो ग्राफ बनाया था उसमें विचलन को धनात्मक करना है सिंपली। जो डॉट डॉट है वो पहले वाला है आदर्श के लिए, और ये जो रेगुलर लाइन है वो अभी के लिए धनात्मक विचलन। फिर देखो यहाँ ऋणात्मक की बात कर सकते हैं। ये देखो ऋणात्मक वही एक्स अक्ष में कौन है मोल अंश, और इस अक्ष पर क्या है वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब है ये, और यहाँ भी ऐसे ही डॉट डॉट, ये तो P B नोट, और ये इधर से आपका है P A नोट, और ये कुल बताता था। ये तो आदर्श के लिए लिखा है मैंने, लेकिन अपन कौन सा विचलन चाहते हैं ऋणात्मक विचलन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये यूं नीचे से ऋणात्मक है ना, इसलिए कम, कम मतलब ऋणात्मक मतलब कम, तो ये आपका ऋणात्मक विचलन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप ये आरेख बना सकते हो। किस किस में है ये आरेख, मोल अंश, सॉरी वाष्प दाब और मोल अंश में। y अक्ष पर तो कौन है वाष्प दाब, और x अक्ष पर कौन है मोल अंश। यहाँ भी वही चीज है। ठीक है, वो पहले बताया था, वो वाली कंडीशन है। तो ये आपका हो गया अनादर्श विलयन, यानी राउल्ट के नियम से विलयन के दो प्रकार हैं, आदर्श और अनादर्श। आदर्श पहले पढ़ लिया, और अनादर्श ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज के लिए इतना ही, और अपन फिर नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं अगली क्लास के साथ, जिसमें और भी चर्चाएं होंगी। ठीक है, एजियोट्रोपिक मिक्सर वगैरह हैं। ठीक है, थैंक यू।